Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 12th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 12 मई 2023 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, अलाइनमेंट के न्यूज़ आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। अगर आप उसको मिस करते हो तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। और ध्यान रखना, आपने जो भी इस लेक्चर में पढ़ोगे और अच्छे से सुनोगे उसके बेसिस पर आप लास्ट में टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट में जो भी स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे बिना बिल्कुल मत जाना। डेली बेसिस पर आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। बाकी इस लेक्चर का जो पीडीएफ वगैरह है वो चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पे जाके अगेन आपको लिखना होगा दीपक यादव एजुकेशन, जहाँ पे मेरा प्रोफाइल मिलेगा। 12,000 से ज़्यादा ऑलरेडी मेरे साथ में लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं सेशन को। काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जिसको हम लोग टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे और ये वीडियो टू द पॉइंट की वजह से ही जाना जाता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम टू द पॉइंट सारे के सारे आर्टिकल्स को कवर करते हैं। जितना एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उतना ही कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कम समय में ज़्यादा कंटेंट। तो आर्टिकल यहाँ पे बात करता है टाइम्स ऑफ इंडिया को लेकर। मुकुंद्र टाइगर रिजर्व को लेकर एक चर्चा की गई है। मुकुंद्र टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क को लेकर हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है। हुआ क्या है, मुकुंद्र टाइगर रिजर्व में एक लौती टाइग्रेस हुआ करती थी, बट अभी यहाँ पर उस लौती टाइग्रेस की भी जान जा चुकी है, डेथ हो चुकी है। उस वजह से ये मुकुंद्र टाइगर रिजर्व न्यूज़ में बना हुआ है। जैसा आपने यहाँ पर देखा, आगे ये राजस्थान से खबर है तो मतलब ये मुकुंद्र टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में ही होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले इस आर्टिकल को हम सिलेबस में कहाँ पे लिंक कर पाएंगे। जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर एनवायरमेंट सेक्शन में आप इसको लिंक कर सकते हो। न्यूज़ क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अब पहली बात जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है वो है मुकुंद्र हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में। ये जो हिल टाइगर रिजर्व है इसको हम लोग दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान में 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में ये पूरा टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? एक बूंदी, दूसरा चकोटा, फिर उसके बाद में तीसरा जलवर और चौथा यहाँ पर देखने को मिलेगा चित्तौड़गढ़। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो टाइगर रिजर्व वो फैला हुआ है। ये जो पार्क है ये सिचुएटेड है एक वैली में, जो कि 2 अलग अलग माउंटेन से बनी हुई है, मुकुंद्रा और गारगोला। ठीक है, और यहीं मुकुंद्र की वजह से, इसी माउंटेन की वजह से जो है इसका नाम पड़ा हुआ है मुकुंद्र टाइगर रिजर्व। तो अगर हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर ये आप देख पाओगे इंडिया का मैप हुआ, ये रहा राजस्थान, कैपिटल जयपुर। उसके बाद राजस्थान के आसपास कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि राजस्थान के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। ऊपर नदन साइड में आप देख पाओगे पंजाब है, फिर उसके बाद में हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, देन उसके बाद मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है और गुजरात भी एक बहुत बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करेंगे तो पाकिस्तान एक सबसे बड़ी बाउंड्री को यहाँ पर शेयर करता है राजस्थान के साथ में। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो, राजस्थान के अंदर ये मुकुंद्र टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व के अंदर ही 3 अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जसवंत सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर हो गया। यहाँ पर एक रिवर भी बहती है, एक नदी है और उस नदी का नाम है चंबल नदी। एग्जैक्टली कहने का मतलब है जो पूरा मुकुंद्र टाइगर रिजर्व है ये चंबल नदी के ईस्टर्न बैंक पर है, ईस्टर्न साइड पर आपको ये स्थित देखने को मिलेगा। यहाँ के वेजिटेशन की बात करेंगे तो ड्राई डेसिडियस जो फॉरेस्ट हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अलग अलग पेड़ों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कुछ पेड़ की स्पीशीज़ के नाम दिए गए हैं। प्लस अलग अलग जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि लेपर्ड, स्लॉथ बियर, नीलगाय, चिंकारा, स्पॉटेड डियर, है ना, स्मॉल इंडियन सिवेट, टॉडी कैट, जैकल, इस प्रकार के कुछ और भी जो जानवर हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियन है, जैसे पाइथन, रैट स्नेक हो गया। उसके बाद में ग्रीन कीलबैक, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, तो ये वाले जो जानवर है वो भी पाए जाते हैं। ऑटर, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑटर रिसेंटली न्यूज़ में आया था, याद होगा मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, तो ऑटर भी पाया जाता है कहाँ पर? ये मुकुंद्र हिल टाइगर रिजर्व में, जो कि राजस्थान के अंदर में स्थित है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में डिस्कशन किया गया मृदंगम के बारे में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर व्यक्ति हैं जिनका नाम है कराईकुडी मानी।
तो इनकी रिसेंटली यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो मृदंगम के आर्टिस्ट हैं, तो हम समझेंगे आखिरकार ये जो मृदंगम है वो है क्या। तो लेजेंडरी आर्टिस्ट है मृदंगम के, और जिनका नाम है करेकोड़ी आर रानी। ठीक है, तो रिसेंटली यहाँ पर इनकी डेथ होती है, कुछ एज रिलेटेड इश्यूज़ थे उसकी वजह से। तो इसी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है और इसी वजह से मृदंगम चर्चा में है। और मृदंगम को आप जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। डांसेस करके एक चैप्टर आपको मिल जाएगा किसी भी किताब में, जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको कुछ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, डांसेस, म्यूज़िक, इस प्रकार के आर्टिकल, बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ से आप इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। तो मृदंगम के आर्टिस्ट हैं ये, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। मृदंगम क्या है? देखो, मृदंगम बेसिकली यहाँ पर इंडिया का जो हम लोग बात करते हैं ना, जिससे म्यूज़िक प्ले किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया, उसी प्रकार का मृदंगम होता है। लेकिन एक बहुत पुराने ज़माने का यहाँ पर यह मृदंगम है, लगभग कह सकते हो 2000 साल पहले यहाँ पर मृदंगम ओरिजिनेट हुआ था। यहाँ पर मैं एग्जैक्टली मृदंगम की पिक्चर दिखाता हूँ। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, है ना, एक ढोलक की तरह लग रहा होगा, यही है एग्जैक्टली मृदंगम। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे आता है। तो एक बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है जो कि साउथ इंडिया में अलग अलग जगह में यहाँ पर पाया गया है, और कह सकते हो एक पॉपुलर बाईफेशियल ड्रम है। बाईफेशियल ड्रम का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से आप बजा सकते हो। एक होती है ढोलक, जिसको रखा जाता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, जिसको रखा जाता है, यानी कि उसका एक ही फेस होता है, मोनोफेशियल होती है वो, यानी कि आप एक ही साइड से उसको बजा सकते हो। लेकिन मृदंगम जो है बाईफेशियल होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ इस प्रकार का होता है, दोनों साइड से यहाँ पर बजाया जा सकता है। ठीक है, तो एक पॉपुलर बाईफेशियल ड्रम है जो कि कर्नाटिक म्यूजिक के अंदर यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? प्लस यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो, इस मृदंगम को मद्दल और मदलम के नाम से भी जानते हैं। दोनों तरफ मुंह है, दोनों तरफ बोथ एंड से बजाया जा सकता है। इसमें हाथ का, फिंगर्स का यूज़ किया जाता है, सिंपल सी चीज़ है। और एक इंस्ट्रूमेंट और है जिसको हम लोग बोलते हैं पखवज। तो उसी की तरह यहाँ पर मृदंगम होता है। पखवज बेसिकली इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। जो पखवज है ये हिंदुस्तानी ट्रेडिशन में काफ़ी बजाया गया है, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में प्ले किया जाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी यहाँ पर यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, इसी की तरह मृदंगम भी होता है। क्लियर हो गया? लेकिन ध्यान रखना, मृदंगम को जब बनाया जाता है तो पूरा का पूरा एक ही लकड़ी का टुकड़ा लिया जाता है। एक सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड से मृदंगम का डिज़ाइन किया जाता है, इसको यहाँ पर तैयार किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पर मृदंगम आपको ये देखने को मिलेगा। अब लकड़ी कोई सी भी हो सकती है, जैकवुड, रेडवुड। वैसे जैकवुड, रेडवुड सबसे ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है मृदंगम को बनाने के लिए, ऐसा मृदंगम को बनाने वाले लोग बोलते हैं। प्लस मोरगो साग पेड़ का जो लकड़ी है वो भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। कोकोनट ट्री का एकदम मेन हिस्सा जो है, कोर वाला जो हिस्सा है, वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है इस मृदंगम को बनाने के लिए। बाकी इसको इस तरीके से, इसका जो शेप होता है ना, एक साइड छोटी होती है और एक साइड यहाँ पर उसकी बड़ी होती है। जैसे राइट हेड जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, लेफ्ट हेड थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसा आप यहाँ पर देख पाओगे, है ना। तो एक मुंह यहाँ पर थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा, ये वाला, और एक मुंह इसका यहाँ पर बड़ा देखने को मिल जाता है। इस प्रकार का मृदंगम का शेप होता है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं दोस्तों। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 2000 प्लस लाइक्स का, आप उसको अचीव करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक किया जा सकता है। यहाँ पे बात करने वाले हैं हम लोग PMLA के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो पूरा एक्ट है वो क्या है मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन हुआ क्या है, रिसेंटली जो हमारी केंद्र सरकार है, इन्होंने CA, CS और CWA, इनको यहाँ पर अलग अलग रिपोर्टिंग एंटिटी बना दिया है PMLA के केस में। इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, इन सबको यहाँ पर एक रिपोर्टिंग एंटिटी बना दिया गया, इनकी कैटेगराइजेशन कर दी है इस PMLA एक्ट के तहत। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ आ रही है। तो ये क्या है आखिरकार PMLA एक्ट, ये ज़रूर जानना है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो एक्ट है, इसका नाम से पता चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है। सवाल यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग में होता है एक इंसान ब्लैक मनी को, काले धन को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, उसको लीगल मनी बना देता है, उसी को हम लोग यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग में क्या किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम किया जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत। और अगर कोई व्यक्ति इस काले धन को कानूनी तौर पर एक वैध धन बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि लीगल मनी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है वो भी जब्त की जा सकती है अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो ये जो एक्ट है पूरा का पूरा, इसके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, उसके बाद में यहाँ पर जो पैसा का मतलब इलीगल एक्टिविटी से गलत तरीके से पैसा कमाया, उसके बाद आप उसको यहाँ पर लेजिटिमेट घोषित करना कोशिश कर रहे हो, तो उस चीज़ को भी रोकने का काम करेगा। प्लस कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा होगा तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पर जब्त कर ली जाएगी, सिंपल सी चीज़ है।
और इस पूरे पीएमएलए एक्ट में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आती है। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी मेन जिम्मेदारी है किस चीज़ को लेकर, कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी केसेस होंगे पीएमएलए के अंदर उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनकी तहकीकात करना। तो इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी किसके पास में? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास में, ध्यान रखना। इसी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर में एक और बॉडी आती है जिसको हम लोग FIUIND के नाम से जानते हैं, दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो इंडिया की यहाँ पर जो ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, ये क्या है, इसको समझते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में ही यहाँ पर क्या है, ये बॉडी आती है। इसको मेन काम दिया गया है कौन सा, कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे वो उसकी रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, इन्फॉर्मेशन निकालना, वो सारा काम, मतलब कि जिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर आपको शक हो उसको लेकर यहाँ पर ये सारा का डेटा निकालने का काम करता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। उसके बाद कुछ और भी ऑफेंसेस होते हैं, कुछ और भी अपराध होते हैं इस पीएमएलए एक्ट के अंदर में, तो उनको अलग अलग बॉडीज़ इन्वेस्टिगेट करती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कह सकते हो लोकल पुलिस भी आ जाती है, यहाँ पर सीबीआई भी होगा, कस्टम डिपार्टमेंट से भी, दूसरी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं वो भी यहाँ पर, इसमें जो अलग अलग बेसिकली यहाँ पर अपराध होंगे, ऑफेंस होंगे, उनको यहाँ पर डील करने के लिए काम कर सकती हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वहाँ पर तहकीकात करने के लिए काम कर सकती हैं। सिंपल हो गया, क्लियर हो गया। अब बात यहाँ पर यह है कि एक पर्सन अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। नंबर 1 पॉइंट, उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर जब्त की जा सकती है, सीज की जा सकती है, फ्रीज की जा सकती है। उसके बाद में प्रॉपर्टी के जितने रिकॉर्ड्स हैं, है ना, वो सब यहाँ पर जब्त किए जा सकते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि और क्या किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसके लिए काफ़ी सारे पनिशेबल ऑफेंस हैं। एक रेगरस इम्प्रिजनमेंट है, यानी उसको सज़ा दी जा सकती है, 3 साल की सज़ा मिल सकती है मिनिमम, कम से कम 3 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाकर 7 साल तक यहाँ पर उसको जेल में डाला जा सकता है। क्लियर हो गया। तो ये था पीएमएलए एक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है जहाँ पर बात की गई है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन के बारे में। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी क्या हुआ, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ में यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, दोनों के बीच में यहाँ पर ये वॉशिंगटन डिक्लेरेशन हुआ है। तो वर्ल्ड न्यूज़ से, या फिर कह सकते हो जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन वर्ल्ड न्यूज़ के कैटेगरी में आप इसको लिंक कर सकते हो। क्या है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, समझते हैं। हुआ क्या, जो प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के और यूएस के प्रेसिडेंट, इन दोनों ने मिलकर हाल ही में एक वॉशिंगटन डिक्लेरेशन को साइन किया है। क्यों साइन किया है, कुछ अलग से चीज़ हो रही थी क्या? हाँ बिल्कुल, यूएस और साउथ कोरिया के रिलेशंस को, इनके संबंध को 70 साल पूरे हो चुके थे। तो इसी अवसर पर क्या किया गया, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन को साइन किया गया। अब वॉशिंगटन डिक्लेरेशन क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा बहुत लोकेशन देख लो। ये आपको वर्ल्ड मैप नज़र आएगा, इधर इंडिया आपको देखने को मिलेगा, ऊपर चाइना है, चाइना से आप ईस्टर्न साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको साउथ कोरिया नज़र आएगा, जहाँ पे मैंने सर्कल बनाया है। साउथ कोरिया के ऊपर नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया है, नीचे यहाँ पर साउथ कोरिया है। सिंपल हो गया। इधर आपको यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखने को मिलेगा। जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, इन देशों को कहीं ना कहीं यूएस ही आज के समय में प्रोटेक्ट कर रहा है। इन देशों पे कोई यहाँ चाहती है तो यूएस सामने निकल कर आता है। इसी प्रकार के कुछ वॉशिंगटन डिक्लेरेशन भी है। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन को साइन किया गया था यूएस और साउथ कोरिया के बीच में। 70 साल पूरे हो चुके हैं इन दोनों के रिलेशंस को, इन दोनों के संबंध को, उसी अवसर पर यह साइन किया गया। इसमें मेन काम है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को लेकर कोऑपरेट करना। साउथ कोरिया कोई नई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यानी कोई नया न्यूक्लियर जो परमाणु बम है, न्यूक्लियर वेपन है, वो नहीं बनाएगा, लेकिन उसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो यूएस जो है बिल्कुल मदद करने के लिए उतरेगा। तो इस वॉशिंगटन डिक्लेरेशन का जो मेन पर्पज़ है, वो मेन पर्पज़ यही है कि कोरियन पेनिनसुला को बचाना किसी न्यूक्लियर अटैक से। अगर कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो वहाँ पर क्या करेगा, यूएस उस कोरियन पेनिनसुला को बचाएगा। यानी कि इस पूरे के पूरे साउथ कोरिया की बात कर रहा है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो डिक्लेरेशन है, इसके अंदर कुछ और चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया गया है। यूएस की एक सबमरीन है, न्यूक्लियर आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ये जो सबमरीन है ये कोरियन पेनिनसुला में तैनात की जाएगी, जिससे यहाँ पर पूरे कोरिया को एक प्रोटेक्शन मिलता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा साउथ कोरिया को और बहुत ज़्यादा सीक्रेट जो कम्युनिकेशंस है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सब यहाँ पर जो यूएस है वो प्रोवाइड करवाएगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ के रिगार्डिंग। यूएस जो है साउथ कोरिया की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है उसको और ज़्यादा मजबूत करेगा। कैसे? जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से, जो मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे उनके माध्यम से। लेकिन एक मेन फोकस ये भी है कि कोरिया को, साउथ कोरिया को बेसिकली हम लोग एक नया न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकेंगे, लेकिन उसको सपोर्ट प्रॉपरली यहाँ पर जो यूएस है वो प्रोवाइड करवाने वाला है।
तो इस डिक्लेरेशन का मेन मकसद क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को लेकर काम करना है, यानी साउथ कोरिया को हम रोकेंगे कि यहाँ पे वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर वेपन कोई ना बनाए। इसके बदले में यहाँ पर क्या कर सकता है? न्यूक्लियर के मामले में एक अलायंस बना सकता है, एक कोऑपरेशन कर सकता है यूएस के साथ में, जैसा अभी यहाँ पर किया गया है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन को लेकर। समझ गए? अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बुद्ध पूर्णिमा के बारे में चर्चा की जा रही है। काफ़ी सारे आर्टिकल पिछले कुछ समय में पब्लिश हुए हैं, तो बुद्ध पूर्णिमा अभी रिसेंटली निकली है, तो बुद्ध पूर्णिमा 2023 के बारे में हम चर्चा करेंगे। रिसेंटली बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया, उसकी वजह से न्यूज़ में है। सबसे पहली चीज़, बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा उस दिन पर मनाया जाता है जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर निर्वाण को अटेन किया, निर्वाण की प्राप्ति की थी महाबोधि ट्री के नीचे। महाबोधि का जो पेड़ है बोध गया में, उसके नीचे बैठकर यहाँ पर उन्होंने इसको प्राप्त किया। और इन्हीं दिन को मार्क करता है ये बुद्ध पूर्णिमा। इन्हीं दिन की वजह से यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। जो लॉर्ड बुद्धा है ना, इनका जन्म हुआ था प्रिंस सिद्धार्थ गौतम की तरह। सिद्धार्थ गौतम हुआ करते थे और फुल मून डे पर यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वो समय था 563 बीसी का। 563 बीसी में नेपाल के अंदर लुम्बिनी नाम की एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मैं वहाँ पर पर्सनली विज़िट किया हूँ, आप भी यहाँ पर कभी विज़िट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लगता है घूमकर, मतलब एज इट इज़ सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई गई हैं, अच्छे से प्रोटेक्शन दी गई है उन चीज़ों को जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, है ना। जिस जगह पे हुआ था उसको एक जो शीशे का केज होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर कवर करके रख रखा है, तो आप प्रॉपरली उन सब चीज़ों को अच्छे से विज़िट कर सकते हो। तो 563 बीसी में लुम्बिनी के अंदर नेपाल में जन्म हुआ था। हिंदुज़म की अगर हम लोग बात करेंगे तो हिंदुज़म में जो बुद्धा हैं ये लॉर्ड विष्णु जी के, जो हमारे विष्णु भगवान हैं, उनके नवे अवतार की तरह देखे जाते हैं। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है ना, उसको हम लोग यहाँ पर वैशाख बुद्ध पूर्णिमा की तरह मनाते हैं, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा की तरह जानते भी हैं। वैशाख कह सकते हो, वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा, वो बेसिकली यहाँ पर बुद्धा जी की बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ पर डिनोट करता है। ये जो दिन है, ये कह सकते हो, ये दिन काफ़ी सारे लोगों के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो चाहे वो हिंदूज़ हो। दुनिया भर में इस प्रकार का सेलिब्रेशन किया जाता है, मतलब इसको यहाँ पर लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इंडिया, नेपाल, भूटान, बर्मा, चाइना, तिब्बत, कोरिया, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कहीं पर भी हो, यहाँ सभी जगह पर बेसिकली सेलिब्रेशन चलता है, मानते हैं लोग बुद्ध पूर्णिमा को। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है KIUG के बारे में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। तो अभी यहाँ पर इन यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत हो रही है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह सकते हो, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी, साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, दोनों ने मिलकर अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022, जो कि रिसेंटली लखनऊ के अंदर यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, मतलब अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, लखनऊ के अंदर शुरुआत हो रही है। तो अभी लखनऊ में इस गेम का लोगो, जर्सी, सिंबल, टॉर्च, एंथम, ये सारी चीज़ें लॉन्च कर दी गई हैं, जैसा आप ये इवेंट देख पा रहे होंगे। तो लखनऊ में इवेंट चल रहा है, इधर यहाँ पर स्पोर्ट मिनिस्टर हो गए और यहाँ पर आप देख पाओगे योगी आदित्यनाथ जी हो गए, जो कि लोगो वगैरह का, जो यहाँ पर कह सकते हो लोगो वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का ये तीसरा एडिशन इस साल होने वाला है, जो कि 23 मई से लेकर 3 जून तक चलेगा। और इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो 25 मई को होने वाली है। कहाँ पर? लखनऊ की यूनिवर्सिटी में, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के अंदर में। ठीक है, तो जो 2022 के गेम्स हैं कहाँ कहाँ पे होंगे? वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर, मतलब लखनऊ के अलावा वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर के अंदर भी ये गेम्स होने वाले हैं। इसमें शूटिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि न्यू दिल्ली में होगा। उसके अलावा पहली बार इन गेम्स के अंदर वाटर स्पोर्ट्स को भी रखा गया है। ठीक है, जो इस जिसके बेसिस पर हमने थंबनेल लगाया है, वाटर स्पोर्ट्स कई सारे होते हैं, पानी वाले गेम, वो भी रखे गए हैं। उसके अलावा 2 और स्पोर्ट्स जैसे कि मलखंभ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाते हो, और साथ ही साथ में योगासन। तो ये दोनों पिछले साल के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का हिस्सा भी था और इस बार भी यहाँ पर यह हिस्सा होने वाला है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। पोर्ट मतलब बंदरगाह, एक बंदरगाह है जो कि श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तो रिसेंटली न्यूज़ में आया है, न्यूज़ का निकल कर आती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे हैं, जिनका नाम है शांतनु ठाकुर। तो इन्होंने यहाँ पर हाल ही में एक जो जहाज़ है उसको हरी झंडी दिखाई है, जो कि श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से निकला है ना, तो म्यांमार तक गया है, तो इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो ये जो पोर्ट है श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये कहाँ पर है? एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली, तो ध्यान रखना, कोलकाता के अंदर ये बंदरगाह बनाया गया है।
इसको ऑफिशियली श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं और ये कोलकाता शहर के अंदर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक बहुत पुराना पोर्ट है जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1870 में 1870 में बनाया था। कोलकाता के अंदर में इस प्रकार का कोई ऐसा पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा जिस तरीके से यहाँ पर ये वाला पोर्ट बनाया गया है। इस पोर्ट के अपने आप में अलग अलग डॉक सिस्टम्स भी हैं जहाँ पे जहाज़ आकर खड़े होते हैं, जहाँ से जहाज़ निकलते हैं, है ना। उसके बाद में ये जो पोर्ट का नाम रखा गया है वो श्याम प्रसाद मुखर्जी के ऊपर रखा गया। उनका पिक्चर मैं लाना भूल गया हूँ, बट इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें जानेंगे। ये जो व्यक्ति है ना, इनका जन्म होता है 1901 में और डेथ होती है 1953 में। एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, बैरिस्टर थे और अकेडमिशियन थे। इन्होंने मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और सप्लाई की तरह सर्व किया। जवाहरलाल नेहरू जी का जो कैबिनेट था ना, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जो मिनिस्टर्स थे उनके कैबिनेट में मिनिस्ट्री ऑफ फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई के तौर पर इन्होंने सर्व किया था। उसके अलावा इन्होंने फिर मतलब सरकार के अंदर में जो भी काम कर रहे थे उसको क्विट कर दिया, काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेहरू जी के जो भी यहाँ पर ओपिनियन थे वो ओपिनियन इनके वाले ओपिनियन से नहीं मिलते थे। दोनों के ओपिनियन में काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर सरकार छोड़ दी। छोड़ने के बाद में इन्होंने क्या किया, भारतीय जनसंघ को बनाया। भारतीय जनसंघ, जिसको आज आप लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है मिलेट्स और श्री अन्न के बारे में। मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज। जो मोटे अनाज हैं ये लगातार न्यूज़ में बने हुए हैं और इस बार पॉसिबिलिटी है कि इनको लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। हुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने हाल ही में डिसाइड किया है कि जो ये मोटे अनाज है ना, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के खाने में ऐड किया जाएगा। जो CAPF है और NDRF है, इनके खाने जो होता है ना, इनका जो खाना है उसमें यहाँ पर मिलेट्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इस चीज़ का डिसीजन लिया गया है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो जो डिसीजन है इसमें ये बोला गया कि 30% जो ये मोटा अनाज है ये इनके खाने में ऐड किया जाएगा। मिनिस्ट्री ने बोला है कि भाई इसके ऊपर काम करना है। मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म भी किया है कि जो ये मिलेट्स हैं ये और भी जगह पर, जैसे केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार हो गया या फिर जो हमारे जो भी इन फोर्सेस के ग्रॉसरी शॉप्स होते हैं, राशन स्टोर हो जाएंगे, सभी जगह पर मिलेट्स को अब की बार रखा जाएगा। क्योंकि मेन मकसद पता है क्या है, क्योंकि 2023 जो है ये बेसिकली इंटरनेशनल ईयर मिलेट्स की तरह हम लोग अब की बार देख रहे हैं। इवन यूनाइटेड नेशन ने भी इस बार साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर मिलेट घोषित कर दिया है। और इस पूरे साल का मेन मकसद यह है कि हम मिलेट्स को प्रमोट करें। जो ये मोटे अनाज है इसके इंपॉर्टेंस को समझें, इसका महत्व क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मिलेट्स हैं इसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहे वो कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस हुआ, ये सारी चीज़ें अच्छे मात्रा में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो पूरा कैंपेन है इंटरनेशनल ईयर मिलेट का, ये इस बार बहुत ज़रूरी होने वाला है हमारे देश के लिए और साथ ही साथ में आपसे क्वेश्चन भी इस बार बन सकता है, तो इस बात का ध्यान में रखना है। तो गाइज़ ये थे आज के हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ फाइनली अब हम लोग अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अच्छे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना, आंसर लिखते हुए चलना। मैं एक एक करके क्वेश्चन बताता हुआ चलूँगा, लास्ट में एक साथ में सभी के आंसर्स बता दूंगा। तो अपना रीमैच करना और जो भी यहाँ पर आपका स्कोर आता है वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना। तो पहला क्वेश्चन बात करता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, PMLA को लेकर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी मेन जिम्मेदारी है कि PMLA एक्ट के तहत जितने भी अपराध होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम करना। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि PMLA क्या करता है, ये हम लोग को एक कह सकते हो पावर देता है कि अगर कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। now अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, बताना है कौन से राज्य में यह स्थित है। ऑप्शन A मध्य प्रदेश, B ओडिशा, C राजस्थान या फिर D महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मृदंगम के बारे में पूछा गया है। मृदंगम को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, मृदंगम एक मोनोफेशियल ड्रम है जिसका यूज़ किया गया है साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। सेकंड स्टेटमेंट, ये जो मृदंगम का पूरा बॉडी होता है, जो मृदंगम बनाई जाती है ना, ये केवल और केवल लकड़ी के एक ही ब्लॉक से बनाई जाती है, एक ही ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही है या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में वॉशिंगटन डिक्लेरेशन के बारे में पूछा गया है। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये एक अग्रीमेंट है जिसको दो देशों ने साइन किया है। एक तरफ तो हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूएस ने कौन से देश के साथ में इस अग्रीमेंट को साइन किया है? ऑप्शन ए जापान, बी इंडिया, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी साउथ कोरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बुद्ध पूर्णिमा के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, बुद्ध पूर्णिमा वो दिन पर मनाया जाता है जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, साथ ही साथ में जब उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी महाबोधि ट्री के नीचे बोध गया में। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो लॉर्ड बुद्धा है ना, इनको हम सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जानते हैं और इनका जन्म हुआ था फुल मून डे पर, और ये जो जन्म का समय था वो था लगभग 1102 AD और जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। ना अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में चर्चा की जा रही है। तो KIUG 2022 के जो गेम्स हैं ये कहाँ पर होने वाले हैं? कोची, चेन्नई, गोवा या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट इसका आंसर दो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कौन से राज्य में, कौन से शहर में आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए कोलकाता, बी कोची, सी चेन्नई या फिर डी मुंबई। नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मिलेट्स और श्री अन्न को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, गृह मंत्रालय ने हाल ही में बोला है कि जो CAPF और NDRF के फोर्सेस हैं उनके खानों में भी यहाँ पर मिलेट्स को ऐड किया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट, यूनाइटेड नेशन ने साल 2023 को डिक्लेयर कर दिया है, घोषित कर दिया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं सभी के आंसर्स को देखना, और लास्ट वाले क्वेश्चन से मैं आपको आंसर्स बताता हुआ चलूँगा। आप अपना मैच करना, कितने क्वेश्चन सही किए और स्कोर ज़रूर नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना। आखिरी क्वेश्चन से आंसर्स को देखना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया था मिलेट्स और श्री अन्न को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हाल ही में गृह मंत्रालय ने CAPF NDRF के मील्स में मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला है, और दूसरा यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर मिलेट्स डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, ध्यान रखना, रिसेंटली यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था KIUG जो यहाँ पर खेलो इंडिया गेम्स हैं, ये यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं ये कहाँ पर होने वाले हैं? कोची, चेन्नई, गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी जगह होंगी, उसमें लखनऊ भी एक इंपॉर्टेंट जगह है, बट कोई भी जगह का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ये गेम्स हैं ये गेम्स कहाँ पर प्ले होने वाले हैं। ये होने वाले हैं वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर और साथ ही साथ में लखनऊ। तो ये नाम कहीं पर भी यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था बुद्ध पूर्णिमा को लेकर, तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? तो आप लोग सोचोगे सही तो होगा, क्योंकि यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम की तरह हम जानते हैं लॉर्ड बुद्धा जी को, जब इनका जन्म हुआ था तो यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम यहाँ पर इनका नाम था, और फुल मून डे पर इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ये भी बात पता है। लेकिन ये जो समय है ये गलत है, ये 110 AD में नहीं हुआ था, ये जन्म हुआ था कब? 536 BC में, सॉरी 563 BC में हुआ था, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस वजह से स्टेटमेंट सेकंड गलत है, बाकी पहला स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेगा। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, ये जो अग्रीमेंट है ये दो देशों ने साइन किया है, एक तरफ US है, तो US ने किस देश के साथ में साइन किया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ में इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था मृदंगम को लेकर, तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। अब आप कहोगे पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? पहला स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है? मृदंगम जो कि बेसिकली यहाँ पर एक ढोलक की तरह होता है, ये मोनोफिशियल ड्रम है, यहीं पर काम खत्म। मोनोफिशियल नहीं है, वो बाईफिशियल है, यानी दोनों तरफ से बजाया जा सकता है, एक तरफ से बजाना नहीं, दोनों तरफ से बजाया जा सकता है, दोनों तरफ इसका माउथ देखने को मिलेगा। तो स्टेटमेंट 1 वैसे ही गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मृदंगम की जो बॉडी है वो केवल एक सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड से बनाई जाती है, लकड़ी के एक टुकड़े से बनाई जाती है, और वो लकड़ी का टुकड़ा किसी भी चीज़ का हो सकता है। मतलब किसी भी चीज़ का मतलब यहाँ पर यह है कि बोला जाता है ना कि मैंने आपको बताया था कि जैकवुड हो सकता है, रेडवुड हो सकता है, या कोकोनट का ट्री हो सकता है, या मोरगोसा पेड़ की भी यहाँ पर लकड़ी का ब्लॉक हो सकता है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व बताओ कौन से राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। पहला वाला क्यों गलत है? पहले वाले स्टेटमेंट बोला गया कि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में, इसका मेन काम है कि पीएमएलए के अंदर जितने भी अपराध हैं उसको लेकर इन्वेस्टिगेट करना। क्या ऐसा है? भाई ऐसा नहीं है। ये जो काम है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है, ना कि यहाँ पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। एक सेकेंड रुक जाओ, कहाँ पे पढ़ाया था मैंने आपको? यहाँ पर देखो, एफआईयू का काम दूसरा है। दूसरा जो यहाँ पर अलग अलग ऑफेंसेस होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने का, जैसे कि मेन ऑफेंस जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करता है। उसके अलावा भी यहाँ पर कह सकते हो अलग अलग जो ऑफेंसेस होता है उसके लिए अलग अलग बॉडीज़ यहाँ पर वर्क करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है वो जब्त की जा सकती है अगर वो इस कानून के तहत यहाँ पर अपराधी पाया जाता है तो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। आई होप गाइज आप लोग को यहाँ पर अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है और मेरे हिसाब से आप लोगों ने सभी क्वेश्चन यहाँ पर सही किए होंगे। तो कितना स्कोर आया है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना। काफ़ी सारे लोग लिखते नहीं है, लेकिन लिख दिया करो, पता चलता रहता है कौन कौन क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।